मित्रों नमस्कार, मैं GSL पांडे आज हिंदी विषय DLED कक्षा के लिए बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आया हूं। DLED के साथ टेट और CTET के या हिंदी में पुलिस परीक्षा की तैयारी करने वाले अथवा अन्य विद्यार्थियों के लिए भी ये प्रश्न बहुत उपयोगी हैं। प्रश्न पहला है, उतरे नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम में अलंकार बताइए। इसके विकल्प हैं उपमा, प्रतीप, उत्प्रेक्षा, रूपक। तो यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसमें विकल्प 2 अर्थात प्रतीप अलंकार सही उत्तर है। प्रतीप अलंकार उपमा अलंकार का उल्टा होता है, जिसमें उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, इसलिए यह उपमा अलंकार का उल्टा माना गया है। प्रश्न 2, रहमन मोहिन सुहाय अमी प्यावत मान बिनु जो विष देत बुलाए प्रेम सहित मरबो भलो। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद बताइए। इसके विकल्प हैं दोहा, सोरठा, चौपाई या रोला। तो इसका सही उत्तर है सोरठा छंद। ये दोनों पंक्तियाँ सोरठा छंद की हैं। बीच में जहाँ कोमा लगा हुआ है या सुहाय और बुलाए शब्द जहाँ पर लिखे हुए हैं, वहाँ पर चरण की समाप्ति है। यहाँ पर 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और तीसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं हैं। फिर से देख लें कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। उसे हम सोरठा छंद कहते हैं और कुल 48 मात्राएं होती हैं। अगला प्रश्न 3, अंतिम और नवा रस किसे माना जाता है। इसके 4 विकल्प हैं अद्भुत रस, भयानक रस, श्रृंगार रस, शांत रस। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अंतिम और नवा रस शांत रस को माना जाता है, क्योंकि रसों का ज्ञान देने वाले प्रथम ऋषि भरत मुनि थे। उन्होंने केवल 8 रस माने हैं। शांत रस को रसों की संख्या में नहीं माना। बाद के विद्वानों ने इसे भी सम्मिलित किया, इसलिए यह अंतिम रस माना जाता है। अगला प्रश्न 4, घर घर और क्षण क्षण में कौन सा समास है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ एक ही शब्द को दोहराया गया है। जहाँ पर एक ही शब्द को 2 बार प्रयुक्त कर दिया जाता है, तो पहला शब्द अव्यय का काम करता है, इसलिए यहाँ अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न, सच्चित और सज्जन में कौन सी संधि है। विकल्प हैं व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। तो इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि।
और व्यंजन में भी इश्चुत्व संधि है। इश्चुत्व संधि का सूत्र है इस्तो इश्चुना इश्चु। इस सूत्र से यहाँ व्यंजन संधि की गई है और इसके संधि विच्छेद करें अगर तो सचित का हो जाएगा सत प्लस चित और सज्जन का हो जाएगा सत प्लस जन। इस प्रकार अगला प्रश्न 6, कंठोष्ठ से किन वर्णों का उच्चारण किया जाता है? कंठोष्ठ उच्चारण स्थान है अर्थात कंठ और ओठ दोनों की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाता है बताना है। इसके लिए विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है ओ औ, दूसरा विकल्प ए ऐ, तीसरा क और ख, चौथा चा और छा। तो ध्यान दीजिए, कंठोष्ठ से ओ औ का उच्चारण किया जाता है। और अगला प्रश्न 7, अभ्यांतर प्रयत्न कितने माने गए हैं? ध्यान दें कि अभ्यांतर प्रयत्न भी उच्चारण से संबंधित प्रयत्न होते हैं और इसके लिए विकल्प दिए गए हैं 5, 7, 11 और अथवा 13। तो याद रखें, अभ्यांतर प्रयत्न 5 माने गए हैं। पहला प्रयत्न है स्पष्ट, दूसरा है ईसत स्पष्ट, तीसरा है विव्रत, चौथा ईसद विव्रत और पांचवा संव्रत। इस प्रकार से 5 अभ्यांतर प्रयत्न माने गए हैं। अगला प्रश्न 8, फरमाइश और नुमाइश शब्द किस भाषा के हैं? विकल्प हैं उर्दू, फारसी, हिंदी या मराठी। तो इसका सही विकल्प है फारसी भाषा। नुमाइश, फरमाइश, पैमाइश अर्थात इस प्रत्यय लगा करके अनेक शब्द बनाए जाते हैं। ये फारसी भाषा का प्रत्यय है इस, और उसी से ये दोनों शब्द बनाए गए हैं। अगला प्रश्न 9, अव्यय के भेद कितने माने गए हैं? इसके लिए विकल्प हैं 4, 5, 3, 2। तो इसका सही विकल्प है 4। अव्यय के 4 भेद माने गए हैं। देखिए कौन कौन से हैं। पहला है क्रिया विशेषण अव्यय, दूसरा संबंध बोधक अव्यय, तीसरा समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा विस्मयादि बोधक अव्यय। अगला प्रश्न है, उपसर्गों की संख्या कितनी मानी गई है? इसके लिए विकल्प हैं 20, 21, 22 या 23। तो ध्यान दीजिए, उपसर्ग यद्यपि अनेक भाषाओं में होते हैं, लेकिन यहाँ यदि उपसर्गों की संख्या पूछी जाए तो संस्कृत से जो उपसर्ग हिंदी में आए उन्हीं की संख्या को बताया जाता है और वह संख्या है 22। याद रखें, उपसर्ग 22 होते हैं जो संस्कृत से लिए गए थे। उनको सुने, अति, अधि, अनु, अप, अभि, अव, आ, उत, उप, दुर, दुस, नि, निर, निस, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु और स। इस प्रकार 22 प्रत्यय हैं जो संस्कृत से लिए गए। अगला प्रश्न है, अत्याचार शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो ध्यान दें, यह शब्द बना, इसके विकल्प हैं। पहले देखिए, अत्य, अ, अति अथवा अत। तो ध्यान दें कि इसका जो अति विकल्प है वह सही माना जाएगा, क्योंकि अत्याचार का संधि विच्छेद करने पर आएगा अति
प्लस आचार बराबर अत्याचार। तो यहाँ पर अति शब्द निकलता है और यह संस्कृत उपसर्ग है। अगला 12वां प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें तत्सम शब्द बताने हैं। कान, धीरज, आंसू, राजा, इन चारों शब्दों में तत्सम शब्द बताइए। आपके विकल्प भी यही हैं, कान, धीरज, आंसू, राजा। तो ध्यान दीजिए, राजा शब्द संस्कृत से ज्यों का त्यों ले लिया गया है, इसलिए राजा शब्द तत्सम शब्द माना जाएगा। और कान तद्भव शब्द है, इसका तत्सम बनता है कर्ण। धीरज, यह भी तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, इसका तत्सम अगर बनाएंगे तो होगा धैर्य। और आंसू भी तद्भव शब्द है, इसका अगर तत्सम बनाएंगे तो होगा अश्रु। लेकिन राजा का राजा ही रहेगा। इस प्रकार अगला प्रश्न 13, कुकुरमुत्ता रचना किस कवि की है? तो ध्यान, इसके विकल्प हैं निराला, दिनकर, प्रसाद, अज्ञेय। तो ध्यान दें कि कुकुरमुत्ता रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित है। कुकुरमुत्ता यहाँ पर सर्वहारा को अर्थात गरीबों को माना गया है और धनी व्यक्तियों को इस रचना में गुलाब का प्रतीक माना गया है। और कुकुरमुत्ता निर्धन, गरीब, सर्वहारा को माना गया है। इस प्रकार यह प्रसिद्ध रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। और अगला प्रश्न 14, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार किसे मिला, अर्थात पहली बार किसे दिया गया? इसके विकल्प हैं दिनकर, महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला। तो इसका सही विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रथम बार अर्थात पहला पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी रचना के लिए दिया गया था। उर्वशी इनकी बहुत प्रसिद्ध, अति प्रसिद्ध रचना है। और 15वां प्रश्न, अंतिम प्रश्न, मातृत्व और नारीत्व शब्द किस प्रकार की संज्ञा हैं? इसके विकल्प हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, ये दोनों शब्द भाववाचक शब्द हैं। तो जो जातिवाचक संज्ञा है उसमें त्वा प्रत्यय जोड़ करके भाववाचक संज्ञा में परिवर्तित किया गया है। इस प्रकार त्वा प्रत्यय को जोड़कर किसी भी शब्द को भाववाचक शब्द में बदला जा सकता है। जातिवाचक संज्ञा को भाववाचक संज्ञा में बदलने के लिए त्व प्रत्यय का प्रयोग निश्चित रूप से सहायक होता है। आप भी ऐसे अनेक शब्द छांटकर अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में लिखें और तैयारी करें। इस प्रकार आज का यह वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कल नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।